नमस्कार। आज भावगंगा के 274वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज कोहरा बहुत कम था, बहुत अच्छा मौसम है और प्रोग्राम थोड़ा विलम्ब से ज़रूर शुरू हो रहा है, लेकिन अब मौसम बहुत अच्छा है, ठंडक बिल्कुल नहीं है, धूप गुनगुनी अच्छी लग रही है और गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल कॉटन टी शर्ट में काम चल जा रहा है। आज चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका जन्मदिन है, तो ढेरों शुभकामनाएं आप सबको और उनको श्रद्धांजलि, भावांजलि। किसानों के नेता रहे हैं, तो भारत सरकार ने, मुझे पता चला कि किसान दिवस भी आज के दिन 23 दिसंबर मनाना शुरू किया। हम लोग तो चाहते थे चूँकि 3 दिसंबर, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू, पहले राष्ट्रपति देश के, उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाए, लेकिन अगर चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा है किसान दिवस के रूप में, तो आप लोग सुझाव दीजिएगा कि राजेंद्र बाबू का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाए। कल 22 दिसंबर को एक बहुत महत्वपूर्ण भारत की विरासत, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन था। उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये 20 दिसंबर से 27 दिसंबर का जो सप्ताह है, वो त्याग का, समर्पण का सप्ताह है, कुर्बानी का त्यौहार है। गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार देश की रक्षा के लिए कुर्बान हो गया था, तो उनकी याद में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले श्रीनिवास रामानुजम पे चर्चा करेंगे, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के परिवार के शहादत के ये सप्ताह पर, और उसके बाद एक दो छोटी छोटी कहानियाँ, चर्चाएं, और अगर टाइम मिला तो एक व्यंग आपके सामने रखेंगे, यादों के नए ताज़े प्रतिमान, अगर समय मिला तो, क्योंकि निश्चित नहीं है कि समय मिलेगा। तो भारत का गणित के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। शून्य की खोज हम ही ने की है, और शून्य के माध्यम से फिर दशमलव की खोज हम ही ने की है। पाई का मान भी शुद्ध तरीके से हमने पहले निकाला है। त्रिकोणमिति हो, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब में हम लोग सदियों पहले, हाँ, बल्कि हज़ारों साल से हम लोगों का यह एक तरह से वैज्ञानिक प्रगति रही है, जिसको पूरे विश्व में फैला वो, क्योंकि ज्ञान एक जगह सीमित नहीं होता है, और अगर कोई ज्ञान सीमित करने की कोशिश करता है, अपने तक रखता है, तो नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान सबसे अच्छा वही है जो सबको सौंप दिया जाए, दरअसल वही ज्ञान है। तो आधुनिक काल के महान गणितज्ञ के रूप में सर श्रीनिवास रामानुजन उल्लेखनीय है, जिनके द्वारा दिए गए गणितीय सूत्र आज भी दुनिया में प्रसिद्ध गणितज्ञों के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। श्रीनिवास रामानुजन के द्वारा 20वीं सदी के प्रारंभ में दिए गए गणित के सूत्र 21वीं सदी के अत्याधुनिक विज्ञान को पोषित कर रहे हैं। सर श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान और गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि जागृत करते हुए उनकी प्राकृतिक जिज्ञासा को बढ़ाना है। इसके साथ ही छात्रों के मस्तिष्क से गणित का भय हटाते हुए गणित के उपयोग की आदत एवं कौशल का विकास समेत गणित के शिक्षकों की शिक्षण विधि में सुधार लाना है।
श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिवस 22 दिसंबर और राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर हम भारत के महान गणितज्ञ सर श्रीनिवास रामानुजन के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड के साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही रामानुजन काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के, विशेषकर गणित में थे और उन्होंने 10वीं की परीक्षा काफ़ी अच्छे अंकों के साथ पास की। हाई स्कूल में ही अध्ययन के दौरान उन्होंने क्यूब और बाई क्वाड्रिक इक्वेशन को हल करने का सूत्र खोज निकाला था। गणित की और अधिक रुझान और गणित के जटिल प्रश्नों पर अपना अत्यधिक समय बिताने के कारण वह 12वीं परीक्षा में गणित को छोड़कर अन्य सभी विषय में फेल हो गए। कई बार प्रयास करने के बाद भी वह 12वीं की परीक्षा पास नहीं कर सके। इसके बाद वह औपचारिक शिक्षा उन्होंने छोड़ दी। बिना डिग्री के उन्हें नौकरी तलाशने में काफ़ी दिक्कत आई। इसके उपरांत उनके शिक्षक प्रोफेसर अय्यर की मदद से वे नेल्लौर जिले के तत्कालीन कलेक्टर आर रामचंद्र राव से मिले, जो कि तत्कालिक समय में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे। आर रामचंद्र राव रामानुजन की गणितीय विद्वता से काफ़ी प्रभावित हुए और उनके लिए नौकरी का प्रबंध कर दिया। उसके उपरांत रामानुजन इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल के लिए सवाल और उनके हल तैयार करने का काम करने लगे। वर्ष 1911 में बर्नौली नंबर्स पर उन्होंने अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया, जिसके उपरांत उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली और वह मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के लेखा विभाग में कार्य करने लगे, अकाउंट्स सेक्शन में काम करने लगे। रामानुजन के जीवन का निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने तत्कालीन समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध गणितज्ञ में शामिल प्रोफेसर GH हार्डी को पत्र लिखा और अपने शोध के कुछ कार्यों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय है कि इस पत्र में उन्होंने डाइवर्जेंट सीरीज़ पर अपने रिसर्च समेत स्वयं द्वारा खोजे गए थ्योरम्स के साथ बीजगणित, त्रिकोणमिति और कैलकुलस के निष्कर्ष भी शामिल थे। काफ़ी गहन जांच के पश्चात प्रोफेसर GH हार्डी रामानुजन की विद्वता से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आने का न्योता दिया। ये वेस्टर्न मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट की एक ये बड़ी अच्छी बात है कि वो प्रतिभा की कद्र करते हैं, उनको उचित क्रेडिट देते हैं, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो उस व्यक्ति को देते हैं। हिंदुस्तान में तो अक्सर ये भी देखा जाता है कि अगर आप अपना रिसर्च पेपर किसी को भेजिए तो वो अपने नाम से पब्लिश कर लेता है, लेकिन वेस्ट के जो ग्रेट थिंकर्स, फिलोसफर्स और साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस रहे हैं, उनमें ये अच्छाई देखी गई है। रामानुजन की विद्वता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रोफेसर GH हार्डी ने उनकी तुलना जैकोबी के यूलर जैसे युगांतकारी विद्वानों से की। इसके अलावा प्रोफेसर GH हार्डी ने सभी प्रतिभावान व्यक्तियों के लिए एक पैमाना विकसित किया, जिसमें रामानुजन को ही केवल 100 अंक दिए। उल्लेखनीय है कि इस पैमाने पर अधिकतर गणितज्ञों को केवल 100 में 30 अंक मिले और प्रोफेसर GH हार्डी ने अपने को भी 30 अंक दिए थे। अपने को 30 दिया और रामानुजन को 100 दिया। गणित में किए गए उल्लेखनीय शोध कार्यों के लिए रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा BA की उपाधि प्रदान की गई। ग्रेजुएशन की उपाधि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने दी, यहाँ तो इंटर फेल हो गए। इसके साथ ही उन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुन लिया गया। लंदन में प्रतिकूल मौसम एवं अन्य समस्याओं के कारण रामानुजन का स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा। लगातार खराब स्वास्थ्य के कारण वो अपना काम छोड़कर 1919 में भारत लौट आए, लेकिन आगे चलकर उन्हें TB या क्षय रोग हो गया। लगातार स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद उन्होंने प्रोफेसर GH हार्डी को लिखे अपने अंतिम पत्र में मॉक थीटा फंक्शन के बारे में बताया, जिसका उपयोग वर्तमान में कैंसर बीमारी को समझने में किया जाता है। मात्र 32 वर्ष की आयु में खराब स्वास्थ्य के कारण 28 अप्रैल 1920 को उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपने पीछे गणित पर किए गए शोधों की एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिस पर आज तक कार्य किया जा रहा है। रामानुजन के द्वारा किए गए शोध कार्यों पर कार्य करते हुए जीन पियरे सेरे और पियरे
डेलिग्ने को गणित का नोबेल कहे जाने वाले फील्ड मेडल पुरस्कार मिला। रामानुजन के द्वारा किए गए शोध कार्यों पर कार्य करते हुए जीन पियरे सेरे और पियरे डेलिग्ने को गणित का नोबेल कहे जाने वाले फील्ड मेडल पुरस्कार मिला। वर्तमान में रामानुजन के द्वारा प्रतिपादित गणितीय सूत्र का प्रयोग विज्ञान के वृहद क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसमें सिग्नल प्रोसेसिंग से लेकर ब्लैक होल तक के सिद्धांत शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि उनके द्वारा 20वीं सदी में दिए गए सिद्धांत मॉक थीटा फंक्शन थी, जिसके रहस्य की गुत्थी 21वीं सदी में सुलझाया जा सका। जो 20वीं सदी में उन्होंने सिद्धांत दिया मॉक थीटा फंक्शन, उसके रहस्य की गुत्थी 21वीं सदी में सुलझाया जा सका। इसके उपरांत लोगों को पता चला कि मॉक थीटा फंक्शन ब्लैक होल को समझने के लिए ज़रूरी है। भारत के इस महान गणितज्ञ के सिद्धांत पर लोगों का ध्यान 1991 में गया, जब MIT के प्रोफेसर रॉबर्ट कैनिगेल ने बहुचर्चित बायोग्राफी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी द जीनियस ऑफ रामानुजन लिखा। पूरे विश्व का ध्यान और ज़्यादा गया इनके ऊपर जब उन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी द जीनियस ऑफ रामानुजन को लिखा। इसके उपरांत 2016 में इन पर द मैन हु न्यू इन्फिनिटी मूवी बनी, जिसे मैथ्यू ब्राउन के द्वारा बनाया गया था। रामानुजन के गणित के क्षेत्र में किए गए कार्यों को ध्यान रखते हुए भारत सरकार के द्वारा उनकी 125वीं जन्मतिथि पर वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित करते हुए प्रतिवर्ष उनके जन्मदिवस पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का फैसला किया। भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और ऐसे समय में किसी भारतीय को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना बहुत बड़ी बात थी। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में रामानुजन कम आयु का सदस्य आज तक कोई नहीं हुआ। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद वे ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले भी पहले भारतीय बने। रामानुजन को ईश्वर में अपार विश्वास था। जब उनसे गणित के फार्मूले की उत्पत्ति के बारे में पूछा जाता था तो वे कहते थे कि ईष्ट देवी नामगिरी देवी की कृपा से उन्हें यह फार्मूला प्राप्त हुआ, सूझा। वे कहते थे कि मेरे गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं जिसने मुझ में आध्यात्मिक विचार न मिलते हों। दरअसल विज्ञान और आध्यात्मिकता और संपूर्णता यानी ईश्वर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप संपूर्णता से जुड़े होंगे तभी आपके विचार क्योंकि गणित संपूर्ण है। गणित अकेला से ज्ञान की दिशा में है जो लगभग संपूर्ण है। लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि प्रिजम्पशंस काफ़ी रहते हैं। 2 + 2 = 4 तभी है जिसमें प्रिज्यूम्ड है कि बीच में टूटने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर टूट गई तो 2 + 2 आप जब तक जोड़ते रहेंगे तब तक 5 हो जाएगा। या कोई चोरी करने आ गया तो 2 + 2 में कोई निकाल ले गया तो एब्सोल्यूट है। रियलिटी को भी उसमें ध्यान रखने के लिए और कुछ चीज़ें उसमें शामिल करनी पड़ती हैं, लेकिन अदरवाइज़ वो संपूर्ण है। तो उसके माध्यम से आप ईश्वर को भी समझ सकते हैं। और जब तक संपूर्णता से और ईश्वर से जुड़ाव नहीं होगा तो इतने बड़े बड़े सूत्र आपको, या वो खुलापन नहीं होगा, वो विचारों में वो विराटता नहीं होगी, तो इतने बड़े सूत्र आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं। तो इसलिए उनका ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि मेरे लिए गणित के सूत्र का कोई मतलब नहीं जिससे मुझे आध्यात्मिक विचार, संपूर्णता या एग्जिस्टेंस न मिलता हो, न समझ में आता हो। क्योंकि ईश्वर या अध्यात्म यह सब संपूर्णता ही है, इन्फिनिटी ही है। इन अनंत को जानने की कोशिश ही है। अनंत ही ईश्वर है, संपूर्णता ही ईश्वर है, टोटलिटी ही ईश्वर है। रामानुजन की बायोग्राफी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जैसा मैंने ऊपर कहा, 1991 में पब्लिश हुई थी और इसी नाम पर उनके लिए फिल्में बनी। इस फिल्म में एक्टर देव पटेल ने रामानुजन का किरदार निभाया है।
ये फिल्म शायद हिंदी में बनी है, और जो वो फिल्म थी द मैन हू न्यू इन्फिनिटी मूवी, जिसमें मैथ्यू ब्राउन के द्वारा बनाया गया था, उनके द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसमें जो रोल है रामानुजन को, वो देव पटेल ने किया था। तो ऐसे महानतम गणितज्ञ रामानुजन जी को हम सब का श्रद्धा सुमन, और उन्होंने मनुष्यता को, दुनिया को, ईश्वर को, संपूर्णता को समझने में हमारी मदद की है। विशेष उनको आभार। और अब शहीदी सप्ताह, सवा लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तोड़ाऊं, तबै गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सवा लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तोड़ाऊं। चिड़ियों को इतना ट्रेन करके, तैयार करके उनसे बाज को तोड़ाऊं, तबै गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये जो सप्ताह चल रहा है, यानी 20 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक, किंतु कितने लोग जानते हैं कि इन्हीं 7 दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया था। पूरा परिवार शहीद हो गया था। एक ज़माना था जब यहाँ पंजाब में इस हफ्ते लोग गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानियों को याद करके शहीदी सप्ताह के रूप में मनाते थे। ज़मीन पर सोते थे, क्योंकि माता गुजरी ने वो रात दोनों छोटे साहबजादों के साथ नवाब वज़ीर खां के गिरफ्त में सरहिंद के किले में ठंडी बुर्ज में गुजारी थी। एक ज़माना था जब यहाँ पंजाब में इस हफ्ते लोग गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानियों को याद करके शहीदी सप्ताह के रूप में मनाते थे। ज़मीन पे सोते थे, क्योंकि माता गुजरी ने वो रात दोनों छोटे साहबजादों, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी माता गुजरी ने वो रात दोनों छोटे साहबजादों के साथ नवाब वज़ीर खां की गिरफ्त में सरहिंद के किले में ठंडी बुर्ज में गुजारी थी। ये सप्ताह सिख इतिहास में शोक का सप्ताह होता है, और केवल सिख इतिहास में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में। पर आज देखते हैं कि पंजाब समेत पूरा हिंदुस्तान अक्सर भूल गया है। क्रिसमस तो याद रह गया, लेकिन ये कुर्बानी का सप्ताह हम भूल गए। हम नहीं कहते कि क्रिसमस मत मनाइए। जब धरती एक है तो सब एक दूसरे के त्यौहार मनाएं, सब एक दूसरे के साथ खुशी मनाएं। अमेरिका और इंग्लैंड में भी अब दिवाली मनाई जा रही है। तो ये चीज़ें जब हम दूसरे की सभ्यता की कद्र करेंगे और वो हमारी सभ्यता की कद्र करेंगे, तो विश्व सभ्यता, धरती की सभ्यता उभरेगी। वो भी करें, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी हम भूल जाएं, ये नहीं होना चाहिए। इसको भी पूरे हिंदुस्तान को मनाना चाहिए। भारत सरकार को भी ये 7 दिन विशेष सप्ताह के रूप में घोषित करना चाहिए। ये सप्ताह सिख इतिहास के शोक का सप्ताह होता है, पर आज देखते हैं कि पंजाब समेत पूरा हिंदुस्तान अन्य चीज़ों में व्यस्त रहता है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह को और उस बच्चों की और परिवार की शहादत को भूल जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानियों को इस मुल्क ने सिर्फ 300 सालों में भुला दिया। जो अपना इतिहास, अपनी कुर्बानियाँ भूल जाते हैं, वो खुद इतिहास बन जाते हैं। वो ज़्यादा दिन तक वो सभ्यताएं जीवित नहीं रहती जो अपने शहीदों को भूल जाते हैं, उनके सपनों को भूल जाते हैं। यही लोग थे जो मुग़लों से ना तो डरे और ना मुग़लों के अत्याचारों के आगे घुटने टेका। गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग, और न उनके अत्याचारों के आगे घुटने टेक कर उन्होंने अपना धर्म बदलने को सोचा। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार राष्ट्र और धर्म की रक्षा में कुर्बान कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार राष्ट्र और धर्म की
रक्षा में कुर्बान कर दिया, लेकिन गुलाम बनाने वाली सत्ता के सामने घुटने नहीं टेके। ऐसे वीर को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि श्रद्धांजलि। लेकिन हम कुछ भी करें वो कम है उनके लिए। बस उनके सपनों को पूरा करना। मैं बार बार जब शहीदों की चर्चा करता हूँ, या ये तो शहीद सम्राट हैं ये लोग, तो कोई भी व्यवस्था बनाने के पहले, कोई भी फैसला करने के पहले, किसी को वोट देने के पहले जरा गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार का, माता गुजरी देवी का वो याद कर लीजिए। वो कैसे व्यक्ति चाहते रहे होंगे प्रतिनिधि के रूप में? क्या वही जो आपको शराब पिला रहे हैं या पैसे दे रहे हैं, या वही जो पैसे करोड़ों अरबों खर्च करके चुनाव जीत रहे हैं, या जो धर्म और जाति के आधार पर आपको मूर्ख बना रहे हैं, खुद किसी और दूसरे के पूंजी से खेलने वाले हैं? सोचिए, गहराई में सोचिए, अपनी आंखें खुली करिए, खुली रखिए विज्ञान के प्रति, रामानुजम जैसे व्यक्तियों के प्रति भी, और शहादत, शहीद देने वाले, आपकी आज की स्थिति तक देश को लाने के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपने परिवारों की कुर्बानियाँ दी, उनके बारे में सबको सोचिए। यह हम लोगों का सबसे पहला कर्तव्य है, और ये तभी होगा जब हम अपनी आँखें और दिमाग खुला रखेंगे। अगर हम केवल अफवाहों पर विश्वास करेंगे, सच्चाई को खुद अपने आँखों से या टटोल के नहीं जानने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे ही देश सरकता जाएगा, नीचे की तरफ लुढ़कता जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। अब कुछ प्रतिक्रियाएं इधर के प्रोग्रामों पर। आर.डी. तिवारी जी ने लिखा है, सुबह थोड़ी सी भावगंगा लाइव सुनी, बच्ची की गुड़िया वाली कहानी। कल तो इंग्लिश का था, परसों के बारे में है। बच्ची की गुड़िया वाली कहानी मानवीय संवेदना का मार्मिक उदाहरण है। भावगंगा ऐसी संवेदना को जल और उर्वर शक्ति देती है, तभी तो इस कहानी को सुनाया गया। पूरे दिन में कई हिस्सों में भावगंगा सुनी। तो आर.डी. तिवारी जी कई हिस्सों में सुनते हैं और कई कई बार सुनते हैं। प्रतिक्रियाओं से चलकर बिनाका गीतमाला से होते हुए आतंकवाद जैसे विषय पर चर्चा और गिरीश जी की कविताएं सुंदर लगी, लेकिन यह विषय बहुत ही जटिल है। अपराध और अपराधी, आतंकवाद और आतंकवादी, ये सब संदर्भ पर निर्भर करता है। सामाजिक, राजनीतिक, औपनिवेशिक और तरह तरह की विसंगतियां इन्हें जन्म देती हैं। जागरूक समाज को सब पर नज़र रखनी होगी। बहुत अच्छा, संपूर्णता में देखना होगा। तिवारी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भावगंगा को उस चाबुक के बारे में भी सोचना होगा कि अगर विश्वासघात हो तो संवैधानिक दंड प्रक्रिया उसका निराकरण कर सके और लोकतंत्र को कोई नुकसान न पहुंच सके। भावगंगा को उस चाबुक के बारे में भी सोचना होगा कि अगर विश्वासघात हो तो संवैधानिक दंड प्रक्रिया उसका निराकरण कर सके और लोकतंत्र को कोई नुकसान न पहुंचे। यह एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा जागरूक रहने की ज़रूरत है। तमाम उम्मीदों के साथ भावगंगा को नमन, गिरीश जी के अथक प्रयास को नमन। आर.डी. तिवारी। धन्यवाद तिवारी साहब, बहुत ही दिशा देने वाला और सार्थक आपकी प्रतिक्रिया। एक और प्रतिक्रिया मिली है, नाम नहीं सामने है। प्रेरक, सकारात्मक और अद्भुत जानकारियां समेटे हुए इस अंक की प्रस्तुति हेतु बेहद हार्दिक आभार और सादर प्रणाम सर। अक्सर मैं नाम लिख देता हूं, लेकिन यहाँ नाम लिखना भूल गया था। शारदा जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज की भावगंगा ने बड़ी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। घड़ी 8 बजा रही है, बिनाका गीतमाला आने वाला है। अमीन सयानी वाला। सीपी के बदले गुड़िया, वाह, प्रेम और जिम्मेदारी का अद्भुत उदाहरण। गिरधारी लाल जी जैसे सब लोग हो जाएं तो आनंद आ जाए। अमीन सयानी जी स्वस्थ रहें। संतोष और संतुष्ट में आपने बहुत अच्छे तरीके से अंतर समझाया। शारदा। धन्यवाद शारदा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भुवनेश्वर जी ने लिखा है, अमीन सयानी जी के जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
आज उनके बारे में बहुत ही अद्भुत जानकारी हुई। जैसे रेडियो सीलोन से हिंदी गानों के प्रसारण के पीछे के कारण को जानकर और उसकी प्रसिद्धि के कारण को जानकर ऐसे ही आए दिन इस मंच के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिलती रहती है। धन्यवाद भुवनेश्वर जी। और एक छोटी सी कहानी, ये हो सकता है सुनी हो आपने, सोशल मीडिया पर भी कई बार ये कहानी आई है। हमेशा की तरह दोपहर को सब्जी वाली दरवाजे पर आई और चिल्लाई, चाची आपको सब्जियां लेनी हैं। हमेशा की तरह दोपहर को सब्जी वाली दरवाजे पर आई और चिल्लाई, चाची आपको सब्जियां लेनी हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन के बारे में एक चीज़ मैं बताना भूल गया था। चौधरी चरण सिंह अकेले प्रधानमंत्री हैं देश के, जो प्रधानमंत्री रहते हुए एक छोटे से ऑफिस में अपना रूप बदल करके, मूछ ऊँचे जैसा भी हो, अपने को उन्होंने दाढ़ी मूछ अपना बनाया हो, स्वांग बनाया हो, एक अदने से चाहे थाना या ब्लॉक किसी दफ्तर में चले गए और जहाँ जैसे राजा लोग पहले रात में वेश बदल करके अपने प्रजा का हाल जानने के लिए तो अपने दफ्तरों का हाल देखने के लिए वेस्टर्न यूपी में किसी दफ्तर में चले गए, और जब उन्होंने एक वाजिब काम के लिए कहा और उस अधिकारी ने या उस कर्मचारी ने पैसा या जो भी बदमाशी अपने उसी स्वभाव के अनुसार किया, तो उसके अनुसार उन्होंने जो भी सज़ा दी या जो भी हुआ वो तो अलग बात है। लेकिन आम जनता के रूप में रह करके समस्याओं को बचपन में तो देखा ही था, आज इतने सालों बाद अभी समस्याएं कैसी हैं, क्या है, क्या क्या होना चाहिए, इसको जानने के लिए सीधे सीधे जनता बन करके समझ करके और फिर अगर शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति निर्णय लेने लगे तो कितनी संवेदना आ जाती। उस संवेदना की पराकाष्ठा दिखाई थी चौधरी चरण सिंह ने। ये अद्भुत है, इसलिए मैंने कहा कि इसको आपके सामने रखूँगा। भूल गया था लेकिन अभी याद आ गया। तो हमेशा की तरह दोपहर को सब्जी वाली दरवाजे पर आई और चिल्लाई, चाची आपको सब्जियां लेनी है। जो रोज़ के इस फुटकर बेचने वाले जो रेगुलर आते हैं या काम करने वाले, सब में वो परिवार का जो संबंध एक तरह से हो जाता है, संबोधन में चाची और बेटा बेटी ये सब आ जाता है। तो चाची आपको सब्जियां लेनी है। माँ हमेशा की तरह अंदर से चिल्लाई, सब्जियों में क्या क्या है? सब्जी वाली, ग्वार, पालक, भिंडी, आलू, टमाटर। दरवाजे पर आकर माँ ने सब्जी वाली के सिर पर भार देखा और पूछा, पालक कैसे दिए? सब्जी वाली, 10 रुपए की एक गड्डी। माँ 25 रुपए में 4 दो। सब्जी वाली, चाची नहीं जमेगा। माँ तो रहने दो। सब्जी वाली आगे बढ़ गई पर वापस आ गई। सब्जी वाली, 30 रुपए में 4 दूंगी। माँ नहीं, 25 रुपए में 4 लूँगी। सब्जी वाली, चाची बिल्कुल नहीं जमेगा, और वो फिर चली गई। थोड़ा आगे जाकर वापस फिर लौट आई। दरवाजे पर माँ अब भी खड़ी थी। पता था सब्जी वाली वापस आएगी, अवश्य आएगी। माँ ने सब्जी की टोकरी उतारने में सहायता की। ध्यान से पालक के 4 गड्डियाँ परख लीं और 25 रुपए का भुगतान किया। जैसे ही सब्जी वाली ने सब्जी का भार उठाना शुरू किया, उसे चक्कर आने लगा। माँ ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुमने भोजन किया है, खाना खाया है? सब्जी वाली, नहीं चाची, सब्जियां बिक जाएं तो कुछ खरीदूंगी किराने की दुकान से, फिर खाना बनाकर खाऊंगी। माँ 1 मिनट रुको।
माँ 1 मिनट बस यहाँ रुको। और फिर माँ ने उसे एक थाली में रोटी, सब्जी, चटनी, चावल और दाल परोसा। सब्जी वाले के खाने के बाद उसे पानी भी दिया और कुछ फल भी थमाया। सब्जी वाली धन्यवाद देकर चली गई। मुझसे नहीं रहा गया। मैंने माँ से पूछा, अब इसका कंक्लूजन बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने माँ से पूछा, आपने इतनी बेकीमत कम कराई, लेकिन फिर जितना तुमने बचाया उससे ज़्यादा का सब्जी वाली को खिलाया। आपने इतनी बेरहमी से कीमत कम कराई, लेकिन फिर जितना तुमने बचाया उससे ज़्यादा सब्जी वाली को खिलाया। माँ हंसी और उन्होंने कहा, और जो उन्होंने कहा वो मेरे दिमाग में मस्तर करते समय, तो वो जो सीख है वो अभी तक अंकित है कि व्यापार करते समय दया मत करो, किंतु दया करते समय व्यापार मत करो। दूसरी लाइन तो बिल्कुल बढ़िया है, किंतु दया करते समय व्यापार मत करो। लेकिन व्यापार करते समय दया मत करो, इसमें कभी कभी थोड़ा एक्सेप्शन किया जा सकता है। अगर आप बहुत बड़े व्यापारी से व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ दया की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इस तरह छोटे व्यापारी से व्यापार कर रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, या आपको ख़रीदना ही है, चॉइस है, तो मल्टी कॉम्प्लेक्स में या मॉल में ख़रीदें कि जैसे इस सब्जी वाली से ख़रीदें तो एक चॉइस है। तो इस व्यापार करने में माँ खुद दया कर रही है कि सब्जी वाले से ख़रीद रही है, मॉल से नहीं ख़रीद रही है। तो दया तो हर जगह करना ही है। हाँ, अगर अपर एकेलॉन के व्यापारी से कर रही तो वहाँ दया की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर नीचे के तबके के लोगों के साथ खरीद फरोख्त या व्यापार हो रहा है तो वहाँ हल्की दया की ज़रूरत है, जो माँ का ये उदाहरण भी सिद्ध करता है। माँ ने तो बहुत प्यारा ये एक अनुभव अपना दिया कि व्यापार करते समय दया मत करो, तो दया करते समय व्यापार मत करो। लेकिन खुद उनका आचरण बता रहा है कि अगर गरीबों से व्यापार कर रहे हो तो दया की भावना रखनी है। उनका ये सब जो खिला पिला रही हैं, जो दया कर रही हैं, यह भी उस व्यापार के समय ही उपजा है। ये भी हो सकता है कि वो सब्जी वाली आई होती, माँ को ज़रूरत नहीं होती और उसको सामने जा रही है और भूख के वजह से चक्कर आने लगा और गिरते हुए देखे या गिरते जैसा महसूस किया हो तो जाके मदद करती और खिलाती, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गरीबों के साथ व्यापार करने में भी थोड़ी दया आवश्यक है, जो माँ ने अपने चरित्र के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा दिखाया। लेकिन अगर सूक्ष्म रूप से एक सिद्धांत बनाना है तो ये अच्छा है कि व्यापार करते समय दया मत करो, किंतु दया करते समय व्यापार मत करो। दया करते समय बहुधा दया, व्यापार करते समय बहुधा दया मत करो, ये कर दिया। थोड़ा सा एक्सेप्शन किया जा सकता है गरीबों के साथ व्यापार करने में। और अब एक प्रतिक्रिया और तारकेश्वर गौड़ की लंबी प्रतिक्रिया उन्होंने लिखी है। धन्यवाद भावगंगा। नमस्कार सर। आप भावगंगा के 272वें सोपान को हमसे व्यक्तिगत भी साझा करने के लिए बहुत ही सारगर्भित है। लेटरल थिंकिंग को स्पष्टता के साथ समझाना और आउट ऑफ बॉक्स सोचना बेहद ज़रूरी है विकास को गति प्रदान करने के लिए। बचपन में सुना था, लीक लीक कायर चलें, लीक ही चलें सब कपूत, लीक छाड़ या बिना लीक तीनों चलें, शायर सिंह सपूत।
यह हमें लेटरल थिंकिंग को भाषित करता हुआ प्रतीत होता है। निश्चित है, बच्चे द्वारा टायर की हवा निकालकर बस को सुरंग से बाहर निकालने की जुगति सराहनीय है। हम सभी 4 पत्नियों के साथ जीते हैं। चारों पत्नियों, शरीर, धन, दोस्त एवं आत्मा, यह परम सत्य है। बहुत ही भली भांति आपका प्रेषण हमें चारों को यथोचित स्थान देना चाहिए, सारगर्भित एवं पालन योग्य है। बहुत ही सटीक टीका के साथ प्रस्तुत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद तारकेश्वर गौड़ जी, आपके विचारों के लिए। और एक किताब बहुत मशहूर हुई है, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। एक नर्स जो कि टर्मिनल पेशेंट्स जो बिल्कुल मरने के कगार पे हैं, उनके देखभाल के लिए हॉस्पिटल में थी, या उसके ऐसी जगह जहाँ वेंटिलेटर और उस तरह के फाइनल, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार लोग, जिसमें से अधिकांश मर ही जाते थे, कुछ बच जाते थे, उनके साथ जो उसने अनुभव किया उनसे चर्चा के दौरान, तो उसने उसकी जो किताब है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, बेस्ट सेलिंग मेमोयर रही है, रेड बाई मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड और 32 भाषाओं में है। तो उसके वो टॉप 5 जो रिग्रेट्स हैं कि वो चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाए, वो आपके सामने रखता हूँ। आई विश, पहला, आई विश आई वुड हैव हैड द करेज टू लिव ए लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर एक्सपेक्टेड ऑफ मी। मेरे अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है, मैं जैसा जीना चाहता था उस तरह से जीता, जैसे दूसरे मुझे चाहते थे जीना उसके हिसाब से नहीं, दूसरे की इच्छाओं के हिसाब से नहीं, अपने इंट्रिंसिक जो, जैसा मैं खिलना, अगर एक फूल है तो जैसा खिलना चाहता था वैसा खिलूँ, ना कि जैसा मुझे लोग खिलाना चाहते हैं। मैं अपनी तरह से जैसा है उस तरह से खिलूँ। दूसरा, आई विश आई हैड नॉट वर्कड सो हार्ड, मैंने इतनी मेहनत नहीं की होती। इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तीसरा, आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, थोड़ा और अपने को एक्सप्रेस करता, जो मैं सोचता था उसको कह देता, चुपचाप नहीं रह जाता, अपनी ज़बान पे ताले नहीं लगा के रखता, अपनी आंखों को बंद नहीं रखता, जो मैं देखता वो कहता। अपने को एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आंखों से देखें और तब उसे एक्सप्रेस करें ना। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि हम अपनी आंखों को खुला रखते, माइंड को खुला रखते, जो समझ में आता, जो दिखता, जो महसूस करता, उसको कह देता। हिचकिचाहट नहीं होती, थोड़ा और हिम्मत होती, थोड़ा और करेजियस तरीके से जीता, दब्बू नहीं हो रहता। आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, अपने को एक्सप्रेस करता। चौथा, आई विश आई हैड स्टेड इन द टच विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ संपर्क में बना रहता, अपने को अकेलापन, अलूफ, काट करके नहीं रखता। ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स, बहुत पहले कविता एक अंग्रेजी के कवि ने लिखा है कि एकाकीपन तुम्हारे चार्म्स, तुम्हारा जो बहुत सुंदरता या तुम्हारा जो गुणगान लोग करते हैं वो कहाँ है, तुम्हारे वो गुण कहाँ हैं। तो दोस्तों के संपर्क में रहता, दोस्तों में परिजन और दोस्त सभी हैं, दोस्तों के संपर्क में लगातार रहता। और पांचवा, आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर, मैं अपने को और ज़्यादा खुश रहता,
जो भी परेशानियाँ आती उनको ठोकर मार करके भुला देता, और जो है उसके लिए तो खुश रहता ही, और जो नहीं है उसके लिए कोशिश भी करता रहता, लेकिन ईश्वर या संपूर्णता को थैंक्स देता कि जो मेरे पास है उससे तो खुश रहूं। सबसे बड़ी बात ज़िंदगी है, सांसें हैं, हमारे अंग प्रत्यंग हैं जिनसे मैं ये सब कर रहा हूँ, तो जो है उससे खुश रहूं, और जो नहीं है उसके लिए दुखी ना होकर के कोशिश करता रहूं पाने के लिए जो हमें ज़रूरी है, उचित है। अब ये दूसरा जो पॉइंट लिखा, आई विश आई हैड नॉट वर्कड सो हार्ड। पहली बात तो ये है कि उसने कुछ ही लोगों के अनुभव के आधार पर उस नर्स ने लिखा होगा, और वो हो सकता है कि वो बहुत हाई हॉस्पिटल रहा होगा, जहाँ जो लोग गए होंगे बहुत पैसे वाले रहे होंगे, तो उन्होंने बहुत मेहनत की होगी पैसा कमाने में, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा, आई विश आई हैड नॉट वर्कड सो हार्ड। लेकिन सामान्य जीवन में मैंने जो देखा है, और एक बनारस के एक जो तमाम सारे जो लोग मृत्यु के कगार पे आते हैं और वहाँ रहते हैं, उनसे बात करके जो उनकी बची हुई इच्छाएं हैं उसके आधार पर जो उन्होंने लिखा है, उसको मैंने एक दिन इस पर चर्चा किया है भावगंगा में। उसमें ये बात नहीं है कि आई विश आई हैड नॉट वर्कड सो हार्ड। काम करना तो अच्छा ही है। तो ये पॉइंट केवल इस नर्स के, इस हॉस्पिटल के पेशेंट्स के लिए, बहुत महंगा हॉस्पिटल होगा और इसलिए बहुत मुश्किल से बहुत पैसे वाले वहाँ गए होंगे जो उतना इंश्योरेंस प्रीमियम दे पाते हैं जो भी। लेकिन एक सामान्य आदमी अपने जीवन में अगर मेहनत करता है, वो ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए भी और उसको आगे बढ़ने के लिए भी। जो मेहनत करेगा वही दूसरों के लिए भी कर पाएगा। हाँ, और मेहनत किसको, फिजिकल लेबर को मेहनत करते हैं, मेहनत तो हर चीज़ में लगती है, और मेहनत आनंद भी देता है, स्वास्थ्य भी देता है। अगर हम परिवार के लिए, मित्र के लिए मेहनत कर रहे हैं तो एक तो मेहनत डिफाइन कर दी, किसको आप मेहनत मानते हैं किसको नहीं। अगर आप मन की चीज़ कर रहे हैं तो मेहनत नहीं, प्लेजर बन जाती है। आप किसी को पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, तो पढ़ाना आपको मेहनत भी लग सकती है और आनंद भी लग सकता है। आप किसी को कविता सुना रहे हैं, जोक सुना रहे हैं, ये भावगंगा ही चल रही है। किसी को मेहनत लग सकती है, किसी को आनंद लग सकता है। तो मेहनत और आनंद में अंतर समझना। अगर जबरन हमें पसंद नहीं है फिर भी कर रहे हैं, अगर ये भाव है कि हम अपने मन का काम करते जिसमें आनंद मिलता, मेहनत नहीं समझ में आती, निश्चित ही ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो काम किया उसमें आनंद नहीं पाया होगा, तभी ऐसा कहा। अन्यथा अगर जो काम कर रहे हैं उसी में आनंद पाते तो उसको मेहनत नहीं करते, उसको प्लेजर कहते। और वो प्लेजर जो उन्हें मानसिक खुशी भी दे रही है और स्वास्थ्य भी दे रहा है। तो ये थोड़ा सा महीन फ़र्क है जिसको मैंने सोचा आपके सामने स्पष्ट कर दूं। और जो इंटरनेशनल एडिशन अभी हम लोगों की भावगंगा की हुई है 10th, उस पर भी आर.डी. तिवारी जी ने एक प्रतिक्रिया भेजी है, वह भी आपके सामने पढ़ता हूँ, क्योंकि भावगंगा की प्रतिक्रिया तो भावगंगा की है, चाहे हिंदी के एडिशन में हो चाहे इंग्लिश के। गुड इवनिंग, ग्रेट फील टू गो थ्रू द इंटरनेशनल एडिशन ऑफ भावगंगा। शाम की गुड इवनिंग, शाम का अभिवादन। ग्रेट फील टू गो थ्रू द इंटरनेशनल एडिशन ऑफ भावगंगा। भावगंगा के अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक एडिशन को सुनना बहुत ग्रेट फील, बहुत महान या बड़े
फीलिंग बहुत अच्छी भावनाओं का रहा। एक्सटेंशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर्स फ्रॉम फिजिक्स टू सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस फिनोमेना स्पीक्स ऑफ द डेप्थ ऑफ एरुडिशन एंड विजन एंड इंट्यूटिव नॉलेज। ये इस वाले नहीं, 9वें वाले के बारे में है। एक्सटेंशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर्स फ्रॉम फिजिक्स, वेक्टर और स्केलर का जो मैथमेटिक्स में और फिज़िक्स में चर्चा, एडिशन, ऑपरेशंस, एक्सटेंशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब होता है। स्केलर्स फ्रॉम फिज़िक्स टू सोशल और इकोनॉमिक एंड रिलीजियस फिनोमेना, इन प्रक्रियाओं का वेक्टर्स के जो तमाम फंक्शंस हैं, इसका आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में स्पीक्स ऑफ डेप्थ ऑफ एरुडिशन एंड विजन एंड इंट्यूटिव नॉलेज। ये दर्शाता है ज्ञान के गहराई का, विज़न, दृष्टि के गहराई का, और इंट्यूटिव नॉलेज। जो इंट्यूटिव नॉलेज को क्या कहें, जो इंट्यूशन, प्रीमोनिशन, जो मतलब अकस्मात जो ज्ञान आ जाता है। इंट्यूशन के लिए बड़ा प्यारा शब्द है, अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है। विच गेट्स फर्दर एम्पलीफाइड इन स्पीक धर्मराज स्पीक, जो कि फर्दर और ज़रा स्पष्ट हो जाता है बड़े रूप में उस कविता में, बोलो धर्मराज बोलो। इट इज़ ए ट्रिटाइज एंड फैबुलस फीलिंग। थैंक यू गिरीश जी। ये जो चर्चा रही 9वीं भावगंगा की, वो एक ट्रिटाइज है, एक गाथा की तरह से है, और फैबुलस फीलिंग, बहुत ही शानदार फीलिंग, शानदार भाव है। तो धन्यवाद तिवारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस और अब आज की भावगंगा को यहाँ विराम देते हैं, क्योंकि अब वो व्यंग लेख पढ़ने का समय नहीं है। उसमें टाइम लगेगा करीब 20-25 मिनट, 48 मिनट हो ही गए हैं। तो आज की भावगंगा को यहाँ विराम देते हैं। आज का दिन आपका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं।